और मैं वापस आई तो मेरे कोरियोग्राफर और डिज़ाइनर और सब मुझे डांटने लगे कि ये क्या तरीका है, तुम्हें पता है मॉडलिंग या नहीं, तुम मॉडल हो भी या नहीं, क्या हुआ है तुमको, तुमने ऐसे कैसे किया। तो इसलिए कोई भी जो नहीं। ये एआई है ये बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, ये सपोर्ट है, ये असिस्टेंट है इंसान का। और ये आर्टिफिशियल चीज़ को जो है ना, देखो आप एक हद तक एक पीस ऑफ आर्ट के हिसाब से आप उससे देख सकते हैं, लेकिन आप अगर ये इतना अमेजिंग होता तो जो एनिमेशन मूवीज और एनिमेशन जो आते हैं, कार्टून वगैरह आते हैं, वो तो सुपर डुपर हिट होने चाहिए थे। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और अपनी जिंदगी को मेन मकसद बनाओ, तो करियर जो है उसको सेकेंडरी रखना चाहिए। इस ओके। तरह की फिल्में जो है वो मतलब जो थोड़े से स्पॉइल्ड ब्रैट लोग हैं ना, उनको इंस्पायर करेंगी, लेकिन जिनका थॉट प्रोसेस ही पॉजिटिव डेवलप हुआ है, जो अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, सही रास्तों पे चलना चाहते हैं, बिल्कुल। वो गलत रास्तों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कभी भी अच्छाई और बुराई की दोस्ती नहीं हो एक सकती। मूवी आई थी द कश्मीरी फाइल्स, ठीक है, ऑन द plight ऑफ कश्मीरी पंडित्स। सो बीइंग अ कश्मीरी, मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट इट मैम? कैसे हैं अर्जुमन जी आप? जी मैं अच्छी हूँ, थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके। सो पहला सवाल यही है कि मतलब आप कश्मीर से यहाँ मुंबई कैसे पहुंचे? कश्मीर से मुंबई कैसे पहुंची, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी जब हम कश्मीर में रहते थे। तो उसके बाद में जो है मेरी फैमिली, मेरे फादर की पोस्टिंग हुई दिल्ली में, तो हम लोग उनके साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। और वहाँ पे फिर मैंने ओके। 1 साल जो है 9th की पढ़ाई की वहाँ पे। फिर वहाँ से 9th पास करने के बाद में मुझे एक ऑफर आया ज्वेलरी शूट का, तो उसके लिए मैं मुंबई आ गई। और वो शूट करके मैं वापस गई, और उसके बाद में फिर मुझे और ऑफर्स आने लगे। तो जिसमें मैं कैटलॉग वगैरह कैटलॉग शूट्स कर रही थी, प्रिंट शूट्स कर रही थी। तो ओके। जो कि फुल कवर कपड़ों में होता था, मोस्टली सलवार कमीज, घाघरा चोली, अनारकली, या फिर जितने भी इंडियन टाइप के कपड़े होते हैं, इन कपड़ों का और ज्वेलरी के शूट्स मिल रहे थे मुझे। सो मैंने डिसाइड किया कि दिल्ली से जो है मुंबई शिफ्ट कर लिया जाए, और ये काम अच्छा है और किया जाए, तो इसलिए ओके। मैंने इस तरह से मैं मुंबई आ गई फिर काम करने के लिए। ओके। ओके। जी। तो अगला सवाल ये है कि आप एक्टिंग और मॉडलिंग में कैसे आए? मतलब कैसे एक्टिंग और मॉडलिंग में इंडस्ट्री में मतलब आपने एंटर किया? और आपको एक्चुअली क्या मेरा जो इंस्पायर किया कि आप, हाँ, मतलब आपको क्या इंस्पायर किया कि आप एक्टर या मॉडल ही बनना चाहते थे? दैट्स व्हाट। अम, मैं ऐसा नहीं है एक्टर और मॉडल ही बनना चाहती थी, ये तो एक तकदीर की भी बात है। इंसान की तकदीर में जो लिखा होता है वो होता है बेसिकली। मगर जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने एक फ़िल्म देखी थी मुग़ल आज़म, और उस फ़िल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काश कि मैं भी कुछ इस टाइप का काम कर सकूँ। ऐसा ही नहीं, बल्कि इस टाइप का कुछ काम हो जो मैं कर करेक्ट। सकती हूँ, जिसमें जिसमें मैं स्क्रीन पे दिख सकती हूँ, मैं अच्छी कहानियों का हिस्सा बन सकती हूँ, इस तरह का कुछ काम होना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। सो फिर ये तो फिर एक्चुअली ये एक ख़्याल था मेरा कि मैं ऐसा करूँगी, बाकी सब अपने आप होता चला गया। ओके। ओके। एंड जब भी आप मॉडलिंग में आए, तो किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? चैलेंजेस एक्चुअली में ऐसे कुछ चैलेंजेस नहीं थे जो मुझे फेस करने थे, बिकॉज़ मैं तो बस मुंबई में थी, और आई वाज़ जस्ट रोज़ ऐसे ही खुश रहने के लिए बाहर निकल जाती थी, और मुझे ओके। कैसे कोई भी मुझे कहीं से भी ऑफ़र करता था काम, और मैं कर लेती थी। जो मेरा पहला ऐड था, वो मुझे एक फोर बंगलो में, यहाँ पे एक जगह है फोर बंगलो, वहाँ पे एक शॉप चार है, बंगलो। हाँ, उसमें मैं कपड़े खरीदने गई थी। तो उसके जो ऑनर थे उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला कि क्या आप एड फ़िल्म करेंगी? तो मैंने बोला हाँ, करूँगी। तो ये सेड कि एक करेक्ट। 21st सेंचुरी का एड है, तो उस एड के लिए आप जाके उनसे मिल के आ जाओ, तो अगर हो जाएगा तो कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है।
सो ऐसे ही मैं वहाँ पर गई मीटिंग के लिए और फाइनल किया उन लोगों ने मुझे, और वो शूट किया मैंने। ओके, सो ओके। उसके और बाद में मॉडलिंग से इसी तरह मतलब इसी तरह मुझे काम अपने आप ऑफर होता रहा है। जो मॉडलिंग का काम है उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिशें नहीं की। बस मैं इतना था कि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से और पंक्चुअलिटी के साथ करती रही, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे तो मैंने बहुत डिसिप्लिन देखा था। तो इस ओह! वजह से ओके, जो है मैं बहुत डिसिप्लिन मॉडल थी। और ऐसा भी होता था कि कभी-कभी हम जब शूट करते थे तो शुरू-शुरू में जब शुरुआत की मैंने तब का कैटलॉग और प्रिंट शूट का बहुत दौर चल रहा था। तो उस वक़्त बिल्कुल। म प 25 से 25 ड्रेसेस होते थे एक दिन में शूट करने के लिए। बट आई वाज़ सो ओह! फास्ट कि मैं एक-एक दिन में 3-3 शूट ले लेती थी। तो मतलब समझो कभी-कभी मैं 75 चेंजेस कर लिए, कभी-कभी मैंने 100 चेंजेस कर लिए, ऐसा होता था। तो इस वज़ह से मेरा जो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, मेरी तारीफ़ें होने लगी और मार्केट में मेरा नाम फैल गया और सब लोग मुझे जो है वो बुलाने लगे काम के लिए। फिर एक वक़्त तो ऐसा आया जबकि जैसे मैं बोलती थी वैसे ही शूट रखते थे लोग। तो मैंने बहुत ओके, प्रिंट शूट बहुत किए, कमर्शियल्स बहुत किए और ज़्यादातर मैंने ज्वेलरी के शूट किए और ड्रेसेस के ज़्यादा शूट्स किए। बाकी ऐसे ब्रांड्स ओके, भी किए मैंने बहुत सारे, प्रोडक्ट ब्रांड्स भी किए मैंने बहुत सारे। मगर ज़्यादा काम है वो मेरा प्रिंट और इसका ही था, कमर्शियल्स का था। एड शूट्स। और या और रैंप वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है बिकॉज़ मेरी हाइट जो है वो 5'5" है और रैंप के लिए थोड़ा ओके, टॉल मॉडल्स चाहिए थी। तो इसलिए करेक्ट, मुझे करेक्ट। हमेशा फैशन शोज़ में एक स्पेशल एंट्री मेरी डाल देते थे। तो उस हिसाब से ओके, मेरी एक स्पेशल वॉक होती थी हमेशा, जो भी मैंने फैशन शो किए। बाकी एज़ ए मॉडल तो मेरे ख़्याल से शायद ही स्टार्टिंग में कोई 1-2 शो किया होगा। ओके, ओके। और मॉडलिंग से फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसे एंटर हुए आप? मॉडलिंग से फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसे एंटर किया? एक्चुअली मैं मॉडलिंग में भी मैंने खुद कोशिश नहीं की थी और फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए भी मैं खुद ही ट्राई नहीं कर रही थी। ये ओके, मुझे सामने से ऑफ़र आए थे और मैंने सामने से ऑफ़र ओके, आने के बाद एक्सेप्ट किए। तो उसके बाद जब एक बार काम शुरू हो गया, वो कहते हैं ना, वन्स एन आर्टिस्ट इज़ ऑलवेज़ एन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट। वैसा हो तो वैसा हो गया सीन। अपने आप ही बस यही काम होने लगा। बाकी किसी भी काम के लिए मैं कोशिश करती थी तो नहीं होता था और मैं जहाँ भी जाती थी ओके, वहाँ सिर्फ लोग मेरे साथ फ़ोटो ही खींचते थे। तो इसलिए ओके, मुझे लगा कि शायद मैं मॉडल बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ, इसलिए जहाँ भी जाती हूँ वहाँ लोग मेरे साथ फ़ोटो खींचते हैं और मेरे साथ काम नहीं करते कुछ भी और कोई दूसरी फ़ील्ड का काम नहीं करते हैं। सो यही एक करेक्ट, ऐसी फ़ील्ड थी जिसने मुझे सामने से बुला के काम दिया। तो उसी हिसाब से फिर मॉडलिंग मेरे लिए जो मेरा पहला ओके, फैशन शो था, उस फैशन शो में मुझे अभी आई डोंट नो कि वो लोग मुझे कितना जानते थे या नहीं जानते थे, पर उन्होंने मुझे बुलाया और मिले मुझसे और मिलने के बाद में मुझे कहा कि कल शाम को शो है, आप वहाँ आ जाइए खार जिमखाना में, और वहाँ पे हम जो है फैशन शो कर रहे हैं और उसमें आपको हम ले रहे हैं। तो मैंने बोला ओके फाइन, मुझे तो पता ही नहीं था कि फैशन शो क्या होते हैं और क्या, बिकॉज़ आई करेक्ट, केम फ्रॉम द विलेज। तो हमारे करेक्ट, गाँव में तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, कुछ इतना एक्सपोज़र था नहीं। करेक्ट, तो उस करेक्ट, हिसाब से जो है मैं चली गई और मैं थोड़ा लेट हो गई एक्चुअली ट्रैफ़िक की वज़ह से। जब मैं लेट हो गई और पहुँची तो शो स्टार्ट हो चुका था, तो उन्होंने मुझे फटाफट वो हॉल्टर नेक वाला उन्होंने मुझे ब्लाउज़ पहनाया और नीचे एक बड़ा-सा एक ब्लैक कलर का घाघरा पहनाया और मुझे स्टेज पे ओके, ऐसे सीधा जाके छोड़ दिया। ना कोई रिहर्सल, ना कोई प्रैक्टिस, ना कुछ पता कि फैशन शो होता क्या है। तो उसमें वो उन्होंने सॉन्ग लगाया था, बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा था, उसमें काफ़ी इंटरनेशनल मॉडल्स थे, लाइक ब्लैक ओके, मॉडल्स, व्हाइट मॉडल्स, और फिर उसके बाद में चाइनीज़ भी थे और इंडियन थे, ऐसा इस तरह ओके, का फैशन शो था वो। और इन्होंने ओके, मेरे सॉन्ग पे वो म्यूज़िक लगा दिया, नदियों पार सजंदा ठाना, एंड आई थॉट कि ये सॉन्ग लगाया है तो मतलब मुझे डांस करना होगा। तो आई ओके, हैड टू आई हैड टू वॉक, बट वो वॉक ना करके मैंने उसपे वही डांसिंग स्टाइल में ऐसे-ऐसे करते डांस हुए कर मैंने पूरा डांस करके वो कर दिया। तो सब बहुत मज़ाक उड़ाने लगे, हँसने लगे और मैं वापस आई तो मेरे कोरियोग्राफर और
डिज़ाइनर और सब मुझे डाँटने लगे कि ये क्या तरीका है, तुम्हें पता है मॉडलिंग या नहीं, तुम मॉडल हो भी या नहीं, क्या हुआ है तुमको, तुमने ऐसे कैसे किया? करेक्ट। तो थोड़ी देर में ही पीछे से 2-3 लोग और आए, उन्होंने बोला कि सर पब्लिक चिल्ला रही है वंस मोर तो तो एक बार और कर दो। तो कोरियोग्राफर ने मुझे कहा कि देखो ऐसा है, यू आर नॉट ए मॉडल, यू आर ए स्टार, यू गो ऑन गो ऑन स्टेज। तो ओके। फिर मैं वापस स्टेज पे गई, मैंने परफॉर्म किया और वापस आई और सब ने मेरे साथ फोटोज खिंचवाए। और वो ऐसा नहीं था कि वो एक फैशन शो था, वो ऐसा था जैसे कि मेरा एक पब्लिक के सामने इंट्रोडक्शन हो, प्रेस के सामने इंट्रोडक्शन हो। सो ओके। रॉक कर दिया मैंने उस दिन। ओके, ग्रेट टू हियर दैट। एंड आप अपनी पहली फ़िल्म यार अब और उसके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। कैसे आप मतलब यार अब में इन्वॉल्व हुए और आपका कुछ एक्सपीरियंस? um, यार अब यार अब एक्चुअली मैं जब एक एड का शूट कर रही थी पोदार स्कूल के बच्चों के लिए, कुछ जम्बो किड्स के लिए। तो वो मेरा 9 डेज़ का शूट था, तो रेगुलरली हम शूट कर रहे थे। और करेक्ट। उसी दौरान जो है वो मैं मतलब मोस्टली मतलब मैं मदर प्ले कर रही थी। दो आई वाज़ यंग, आई थिंक 22, 21 समथिंग कुछ। और मैं मदर प्ले कर रही थी और बच्चे के साथ खेल रही थी, और वो फीलिंग्स और वो इमोशन, माँ और बच्चे का जो प्यार होता है ना, प्योरिटी वाला, तो वो फीलिंग्स मेरे अंदर करेक्ट। डेवलप हो चुकी थी। और ओके। फिर मुझे जब यारअब के लिए बुलाया गया, तो वहाँ पे उनको एक लड़की चाहिए थी जो बहुत मासूम हो, बहुत प्यारी हो और एकदम बहुत पॉजिटिव फील हो उसके अंदर। तो मैं जब बच्चों के करेक्ट। साथ ही शूट कर रही थी, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी और प्योरिटी वो की इमोशंस आ अ, गए। हाँ, इमोशंस थे। तो जब मैं मिलने के लिए गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पूछा ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने कहा कि अभी मैं क्या, आप मुझे डायलॉग्स तो उसके हिसाब से करके दिखाती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा जो कुछ भी आपने रिसेंटली किया हो वही आप बताओ, तो हम उससे अंदाज़ा बताइए। लगा लेंगे। सो मुझे मैंने उस वक़्त तमिल फ़िल्म का ऑडिशन दिया था एक, तो वो मुझे उसके करेक्ट। डायलॉग याद थे। तो मैंने वो वही डायलॉग्स जो है वापस से परफ़ॉर्म करके दिखाए तमिल में। तो बोले कि हम तो हिंदी फ़िल्म बना रहे हैं, तमिल फ़िल्म नहीं बना रहे हैं। लेकिन करेक्ट। करेक्ट। बोला परफ़ॉर्मेंस का अंदाज़ा लग जाता है कि वो फीलिंग्स और इमोशंस और वो जो है करेक्ट। बात। इवन हमारे जो कैमरामैन थे वो तमिलियन थे। तो उन्हें बराबर समझ में आया, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर वो ठीक कर रही है, तो बोला ठीक है। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो हमारे कैमरामैन थे राज, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था कि जो मुझे ये फ़िल्म मिली। क्योंकि जब मेरे डायरेक्टर जो है हसनैन हैदराबाद वाला, वो थोड़े कन्फ्यूज़ थे मुझे लेके कि भई इसको हम ऐसे करेक्ट। कैरेक्टर में ले रहे हैं, ये एकदम वेस्टर्न लड़की है, मॉडल है और ये मुस्लिम लगेगी या नहीं लगेगी, ही वाज़ कन्फ्यूज़्ड। पर जो हमारे करेक्ट। कैमरामैन हैं, उन्होंने उसी वक़्त कहा कि सर आप एक काम करो, मुझे लगता है ये लड़की परफ़ेक्ट है, आप इसके सर पे दुपट्टा रखवा के देखो, तो ओके। मुझे लगता है ये लगेगी। तो वहीं मैंने सर पे दुपट्टा रखा और मैं बैठी, तो सर ने बोला ठीक है, तो फाइनल करेक्ट। किया मुझे। फाइनल हो गया। तो इसलिए मैं ये ओके। कहूँगी कि उस फ़िल्म के राइटर इकराम अख्तर, उस फ़िल्म के जो कैमरामैन है राज, और उसके बाद में जो है जो हमारे डायरेक्टर हैं हसनैन हैदराबाद वाला, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया इस फ़िल्म में काम करने का। और करेक्ट। मैं अपने आप को एज़ एन एक्टर प्रूव कर पाई इस फ़िल्म के अंदर, और करेक्ट। लोगों का ये बहुत फ़िल्म प्यार और एप्रिसिएशन भी मिला इसमें। ओके, ये फ़िल्म मेरे से तो मिस हो गई है, मैं अभी देखूँगा ये फ़िल्म को। ज़रूर देखिएगा, ये फ़िल्म टेररिज़्म के अगेंस्ट है। इस फ़िल्म के ऊपर करेक्ट। ये क्रिटिकली अक्लेम्ड फ़िल्म है, और ये फ़िल्म जो है ये टेररिज़्म के अगेंस्ट बनाई गई है। इसके अंदर बहुत अच्छा करेक्ट। मैसेज है और प्यार-मोहब्बत सिखाने वाली फ़िल्म है ये। इसके अंदर ये सिखाया गया है कि प्यार-मोहब्बत से ज़िंदगी गुज़ारना ज़्यादा बेहतर करेक्ट। है, इस बजाए इसके कि बेहतर है। हम नफ़रतें फैलाएँ और गुस्सा करें करेक्ट। एक-दूसरे करेक्ट। पे। करेक्ट। आपकी जो लेटेस्ट फ़िल्म है तीन शाने, उसके बारे में जी। कुछ बताइए और कोई बिहाइंड द सीन्स मोमेंट, कोई हैप्पी मोमेंट या कोई ऐसे? एक्चुअली में तीन शाने मैंने सबसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीन शाने में प्रियांशु चटर्जी थे। और प्रियांशु चटर्जी एक ऐसे एक्टर थे जिनका मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले मैंने
ऑटोग्राफ लिया था। ओके, जब वो शूट कर रहे थे बिपाशा बासु के साथ में एक फ़िल्म, द बिपाशा बासु इज़ ऑल्सो माय फेवरेट। तो करेक्ट। उनके साथ में वो शूट कर रहे थे, कौन-सी मूवी थी, मूवी नाम मुझे याद नहीं है, बट हम सेट पे गए थे पूरी फैमिली, मैं, मेरी अम्मी, अब्बा जी, मेरे भाई-बहन, सब हम सब लोग सेट पे गए थे उस फ़िल्म के। ओके, और वहाँ पे जो है प्रियांशु का मैंने वो लिया था, ऑटोग्राफ लिया था। और ऑटोग्राफ। जब जब मुझे पता चला कि ये फ़िल्म में ऐश्वर्या राय के साथ बिप उन्होंने काम किया है, प्रियांशु चैटर्जी ने, और वो मेरे हीरो बनने वाले हैं इस फ़िल्म में, तो आई वाज़ मैंने बोला कि अमेज़्ड। फ़िल्म अच्छी हो, हाँ, ना हो, कहानी अच्छी हो, ना हो, कोई मुझे भी करनी है, सीन में अच्छा हो या ना हो, लेकिन प्रियांशु चैटर्जी है तो मैं करूँगी बस। मैं सो ये करूँगी। एक बहुत ओके, बहुत इस फ़िल्म में जो मेरा रोल है वो भी बहुत खूबसूरत रोल है। एक एक लड़की की जर्नी है इसमें पूरी, बचपन से लेके फिर आगे शादी होने से लेके फिर आगे वापस औलाद होने तक की जर्नी है इस फ़िल्म के अंदर। तो बहुत ओके, खूबसूरत कहानी है इसकी, और वो रोल जो है वही देखने के बाद में मैंने ये फ़िल्म करने का फ़ैसला किया। सो ऑब्वियसली प्रियांशु चैटर्जी तो थे ही एक वजह, बट उसका जो रोल था वो भी बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे, अभी खूबसूरत, अभी फ़िल्म बहुत जल्दी ओटीटी पे रिलीज़ होने वाली है, तीन शाने। तो करेक्ट, आप उसमें देखेंगे जहाँ से मेरा और प्रियांशु का ट्रैक शुरू होता है ना कहानी में, वहाँ से आप खो जाएँगे कहानी में, हो जाएँगे। ओके, खो ओके। जाएँगे। अ आप कैसे चुनते हैं प्रोजेक्ट्स को? मतलब क्या क्या आप लॉजिक रखते हैं? कब कोई भी अ मूवी को या प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है तो? मैं मोस्टली सबसे पहले तो पूरी कहानी देखती हूँ कि पूरी कहानी क्या सर, कह रही है क्या और करें? उसका मकसद क्या है कहानी का। उसके बाद में मैं देखती हूँ कि फिर मेरा रोल क्या कह रहा है, और उसके बाद में जो है फिर मैं देखती हूँ कि इसके अंदर और कास्ट क्या-क्या है, कि कौन-कौन लोग हैं उसके अंदर जुड़े हुए, कौन डायरेक्टर है उसके करेक्ट, अंदर, कौन कैमरामैन है उसके अंदर, फिर हमारा मेकअप हेयर कौन कर रहे हैं, हमारे कॉस्ट्यूम कौन कर रहे हैं, मैं सब पूरी जानकारी लेती हूँ। और उसके करेक्ट, बाद में जो है उसके बाद, क्योंकि देखो ये जितनी भी पूरी टीम होती है ना, इस सब टीम को एक एक्टर के साथ काम करना होता है। तो बिल्कुल, इसलिए क्या है, वो टीम पूरी जब मिलती है, सबका माइंड मैच होता है ना, तो फिर एक खूबसूरत वो चीज़ बन के आती है जो एक डायरेक्टर ने फाइनली सोची होती है। सो इसके हिसाब करेक्ट, से सबसे पहले तो मैं कहानी देखती हूँ, फिर उसके बाद अपना रोल देखती हूँ, और आपका रोल उसके क्या है? बाद, हाँ, उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें आती हैं, और या इस तरह से मैं अपनी ओके। फ़िल्म चूज़ करती हूँ। एज़ अ मॉडल एंड एक्ट्रेस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं? मतलब आप इसको खतरे के रूप में देखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओके, इंसान से बड़ी कोई शय है ही नहीं इस दुनिया में। इंसान करेक्ट, सबसे बड़ा शिकारी है, ये पुराने ज़मानों में कहा गया है कि इंसान सबसे बड़ा कहा गया है। शिकारी है। तो इंसान करेक्ट, से बड़ा करेक्ट, शिकारी कोई हो नहीं सकता है, वो चाहे खतरनाक जानवर भी ले लो या फिर कोई टेक्नोलॉजी भी ले लो, लेकिन इंसान से ज़्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। तो इसलिए कोई भी जो नहीं ये है। एआई है, ये बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है। ये सपोर्ट है, ये असिस्टेंट है इंसान का। और ये आर्टिफ़िशियल चीज़ को जो है ना, देखो आप एक हद तक एक पीस ऑफ आर्ट के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं, लेकिन आप अगर ये इतना अमेजिंग होता तो जो एनिमेशन मूवीज़ और एनिमेशन जो आते हैं, कार्टून वगैरह आते हैं, वो तो सुपर डुपर हिट होने चाहिए थे। लेकिन वो करेक्ट, नहीं है ऐसा, क्योंकि इंसान को इंसानी एहसास और महसूस की ज़रूरत है। इंसान के करेक्ट, अंदर फीलिंग्स होती हैं, और कोई भी चीज़ को चलाने के लिए आपको विज़न चाहिए। अगर आपके पास विज़न विज़न नहीं है, चाहिए। टेक्नोलॉजी कितनी भी पावरफुल आ जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो विज़न जो है वो आखिरकार इंसान के पास ही होता है। इसलिए एआई इज़ नॉट ए थ्रेट, एआई इज़ ए असिस्टेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और देखो ओके, जैसे हम पहले जब शुरुआत की थी, मैंने काम की, उस वक़्त हम जो है बहुत मतलब नॉलेज गेन करने के लिए हम अलग-अलग लोगों से मिलते थे, लोगों से अलग-अलग मिलते तरह थे। की फ़ील्ड के लोगों से मिलते थे, अलग-अलग जगहों पे जाते थे, अलग-अलग तरह की लड़कियों से मिलते थे, अलग-अलग तरह के लोगों से मिलते थे सीखने के लिए, तो आज का दौर इतना स्मार्ट है, इतना अच्छा दौर आ गया है कि आपके पास इंटरनेट है, आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे अगर, तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज वहीं आपके फ़ोन में बैठे-बिठाए आपको मोबाइल मिल में मिल जाता है, जाएगा। मोबाइल पे बिल्कुल, मिल जाता है। तो आपको करेक्ट, उतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सो नहीं है। इट्स ए बेनिफिट। और इंडिया करेक्ट, में
और इंडिया में जहाँ पे लोग इतने इमोशनल हैं, वहाँ पे तो फेक चीज़ों का कोई काम ही नहीं है, और वो वजूद खाली ही नहीं है। हाँ, उसको सिर्फ़ एज़ ए एक आर्ट की तरह देखा जा सकता है बस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो मैम आप फ़िल्म इंडस्ट्री में और मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक्टिव और रेलेवेंट रहने के क्या चैलेंजेस हैं? मतलब क्या चैलेंजेस आते हैं कि अगर आपको एक्टिव रहना है एक फ़ील्ड में या रेलेवेंट रहना है? देखो, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को, हर चीज़ को, तो मुझे ये समझ में आया है कि जो कुछ लिखा हुआ है, होना वही है। करेक्ट, आप आप कोशिशें करते रहो, लेकिन उन करेक्ट, कोशिशों से आप अपनी कोशिशें करते रहो, लेकिन वो कहाँ जाके रुकेंगी, कहाँ जाके चीज़ें होंगी, वो आपको नहीं पता है। सो आपके हाथ करेक्ट, में कुछ है नहीं, आपको सिर्फ़ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, लाइफ़स्टाइल, अच्छी लाइफ़स्टाइल जीनी है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और अपनी ज़िंदगी को मेन मकसद बनाओ, तो करियर जो है उसको सेकेंडरी रखना चाहिए। उसको बिल्कुल, फर्स्ट प्रायोरिटी करियर को नहीं देनी चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी लाइफ़ को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी लाइफ़ में, जब आप ठीक हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इट इज़ करेक्ट, मोर इम्पोर्टेंट टू बी डिसिप्लिन अम देन कीप ट्राइंग फॉर थिंग्स। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ पे, दे आर गोइंग फॉर पार्टीज एवरी डे एंड दे आर डूइंग लाइक दे आर ड्रिंकिंग क्लबिंग, और फिर उसके बाद दोस्त बना रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं फजूल जगहों पे और फजूल कामों में, कि जहाँ पे उनको बिल्कुल, इस बात का अंदाज़ा नहीं होता हम जो भी कर रहे हैं वो वेस्ट हो रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, इससे कुछ सीख करेक्ट, नहीं मिल रही। स्पेशली आप जहाँ जाके कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे जाने का मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। करेक्ट, या सो करेक्ट, इसलिए जो है मैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए या कुछ भी करने के लिए मैंने ये सब चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी देती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ अपनी लाइफ़ को, मुझे सिर्फ़ अच्छे से जीना है। बिल्कुल, जब सही वक़्त आएगा, सही काम आएगा, जब मेरी तकदीर में लिखा हो, जब मैं उस काबिल हो जाऊँगी कि जो जो मेरे लिए बना है, उस तक वो खुद सामने से मुझे बुलाएगा, तो मैं तब तक इंतज़ार करती हूँ और सब्र करती हूँ, पेशेंस रखती हूँ और अपनी लाइफ़ जीती हूँ बस। करेक्ट, करेक्ट। मैम जो ऐसी मूवीज़ है, वॉयलेंट मूवीज़ है लाइक एनिमल या मिर्ज़ापुर, आपको लगता है इनका इम्पैक्ट कहीं न कहीं यूथ पे नेगेटिव होगा? देखो, आर्ट का मतलब ये है कि ये आर्ट जो है, ये इतना प्योर और ये इतना नेचुरल है कि समाज का नंगा सच दिखाता है ये आर्ट, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो इसके लिए क्या है कि मैंने कहीं पर पढ़ा था मैंने कि एक एक्टर क्या है, बोला एक एक्टर बिल्कुल एकदम न्यूड खड़ा होना हज़ारों करोड़ों लोगों के सामने, और बहुत स्लोली एकदम आराम से टर्न करना। ये एक कला है, तो गलत कुछ भी नहीं है, चला है। गलत कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ सही होता है। और ये इस ओके, तरह की फ़िल्में जो हैं, वो मतलब जो थोड़े से स्पॉइल्ड ब्रैट लोग हैं ना, उनको इंस्पायर करेंगी, लेकिन जिनका थॉट प्रोसेस ही पॉज़िटिव डेवलप हुआ है, जो अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, सही रास्तों पे चलना चाहते हैं, बिल्कुल, वो गलत रास्तों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कभी भी अच्छाई और बुराई की दोस्ती नहीं हो सकती है। और करेक्ट, अच्छाई जो है अपनी जगह पर ही रहती है, और बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, कुछ उसमें उसकी कोई हद नहीं होती है। तो इस वजह से ओके, क्या है कि गलत कुछ भी होता ही नहीं है बेसिकली, सब सही होता है। तो सही होता है। ऐसी फ़िल्में बननी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि बने ही ऐसी फ़िल्में, लेकिन हर तरह की फ़िल्में बननी चाहिए। मैं सोचती हूँ कि जैसे अभी पिछले कुछ सालों से 3-4 सालों से इंडस्ट्री में बहुत अजीब-अजीब चीज़ें हो रही हैं, जो कि जिसकी वजह से हमारा जो बेस है, वो जो स्ट्रक्चर है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का, वो पूरा हिल गया है। तो मिल वो गया है, इसलिए हिल बिल्कुल, गया है क्योंकि लोग जो है ना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और लोग जो हैं वो अपने टैलेंट पे काम नहीं करना चाहते हैं, अपने फ़ील्ड में, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होना चाहते हैं, एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते हैं। और दूसरे लोगों के काम से जल के उनके बराबरी करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल, एक गलत चीज़ है। अपने-अपने काम करो, अपने-अपने काम में रहो, अपने-अपने काम में माहिर हो, और उसके एक्सपर्ट बनो और उसमें
स्पेशली उसी में अपना नाम कमाओ। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि कुछ सालों में मैंने देखा है कि एक्टर्स को बहुत डीवैल्यू किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उनको वैल्यू नहीं दी जाती है, उनको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जैसा देना चाहिए। इसलिए जो है हमारी फ़िल्में ख़राब हो रही हैं, क्योंकि जब आपको कैमरे के पीछे कोई ऐसे बोले और कैमरे के सामने बोले, है ना? तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको कैमरे के पीछे पुराने डायरेक्टर्स थे ना, जैसे मैं पुराने डायरेक्टरों से मिली हूँ बहुत, आते ही सबसे पहले मैं यश चोपड़ा जी से मिली, पैमिला जी और बिंदु जी भी थे वहाँ पे, मेरी उनके साथ फ़ोटो भी छपी थी, ये मेरे लिए एक बहुत यादगार बात है। और उसके बाद में मैं सुभाष घई जी से मिली और फिर उसके बाद सावन जी से मिली और सावन कुमार जगमुंद्रा सावन। जी, सावन कुमार टाक और जगमुंद्रा साहब से मिली मैं। तो इन सब लोगों से मिलने के बाद इन सब लोगों से मिले या और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आके इंडस्ट्री में मिली, सब टॉप की इंडस्ट्री, और वो लोग इतने अच्छे थे, इतने कमाल के लोग थे, इतना प्यार और इतनी इज्जत उन्होंने मुझे दी उस वक्त में कि मुझे समझ में आया कि ये एक्टर्स इतना अच्छा काम कैसे करते हैं, इतनी अच्छी इमोशंस, इतने अच्छे फीलिंग्स कैसे लाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वहाँ की जो टीम है वो अपने आर्टिस्टों को बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत इज्जत से और रिस्पेक्टफुली ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि जिससे आर्टिस्ट खुश हो जाता है। और जब आर्टिस्ट खुश होता है तो वो उदासी के सीन भी बहुत अच्छे करता है, जब वो अच्छे खुश से होता है करेगा। तो वो रोने के सीन, गुस्से के सीन भी बहुत अच्छे करता है। लेकिन जब वो अंदर बिल्कुल। से टूटा हुआ होगा तो वो दूसरे सीन परफॉर्म, मतलब जो अंदर से ही टूटा हुआ है तो वो उसको खुशी के सीन परफॉर्म करने तो वो नहीं हो पाएंगे, उससे वो मुश्किल हो करेक्ट। जाएगा उसके लिए। बिल्कुल। इसलिए क्या है कि सबकी अपनी-अपनी जगह है। आज आप देखो हर बंदा, हर एक फ़ील्ड जो मतलब बाकी जो सेक्शन है, दूसरी सब सेक्शन के लोग, सब एक्टरों से परेशान हैं, उनसे जलते हैं, उनसे तकलीफ़ में हैं कि वो क्यों हैं, क्यों दिखते हैं, सारी मेहनत हम करते हैं तो उनको क्यों ज़्यादा वैल्यू मिलती है, कि काम ही बिल्कुल। ऐसा है, इसमें आपके जलने से कुछ होगा ही नहीं। अल्टीमेटली यहाँ हमारी ऑडियंस जो है वो एक्टर एक फ़िल्म देखने के बाद एक्टर के साथ खाती है, एक्टर के साथ बोलती है, एक्टर के साथ सोती है, एक्टर के ख्वाब बिल्कुल। देखती है, एक्टर को ही अपने दिल में बसाती है और जब अपने ज़िंदगी में जो भी करते हैं तो इंस्पिरेशन उन एक्टरों से उठाते हैं, उन एक्टरों को याद रखते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ़ एक बिल्कुल। स्ट्रक्चर है, एक एक्टर जो है वो एक सिर्फ़ एक स्ट्रक्चर है। वो कोई ऐसा नहीं हवा नहीं है कि जिसकी वजह से आप जो है वो पीछे रह गए और वो आगे निकल गए, ये आपका काम है। तो आपको अपने काम से खुश करेक्ट। होना चाहिए और अपने काम के साथ रहना चाहिए। सो एक्टर्स की वैल्यू होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उन्हें सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उनके कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें वैल्यू करना चाहिए, मतलब कि जैसा उनका कैरेक्टर है उनको उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो अच्छे से बिल्कुल। अपना काम कर सकें। जब तक अच्छे से अपना एक्टर काम अच्छा कर परफॉर्म सकें। नहीं करेगा आपकी फिल्म चल ही नहीं सकती है। जब तक इमोशंस और फीलिंग्स नहीं होंगी, ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी। तो इस नहीं वजह कर से क्या पाएगी। है कि आपको ऐसी फ़िल्में बनानी होंगी, ऐसे अभी आज आप देखेंगे आजकल ज़्यादातर फ़िल्मों में, सारी की सारी फ़िल्में खराब तो नहीं हो सकती, लेकिन ज़्यादातर फ़िल्मों में आर्टिस्ट के चेहरे पे कैमरा स्टे ही नहीं करता है। मतलब ऐसे बिल्कुल। ऐसे 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 मतलब ऐसे वो चेहरा चेहरा ही नहीं दिख रहा है, फीलिंग ही नहीं दिख रही है, मुझे इमोशंस तो कभी-कभी एक्सप्रेशन लगता है ही ये नहीं एक्टर दिख रहे। है कौन? हाँ, एक्टर को कभी-कभी लगता है पहचानने ये के लिए है मेरे कौन को बेचारा? विकिपीडिया देखना पड़ता है। जिस हाँ, ये है कौन बेचारा जिसने इतनी मेहनत की लेकिन बिल्कुल। दिखा नहीं। दिख नहीं रहा है। ऐसे ही करेक्ट, मेरी करेक्ट। जो मेरी जो पहली तमिल फ़िल्म थी, उसमें ना एक एक्टर था, वो मतलब मेरा फ्रेंड बना हुआ है ऐसा फ़िल्म के अंदर। तो हमारा ये कॉलेज कैंपस लव स्टोरी थी। तो वो आया, डायरेक्टर बोला सर सर मुझे एक फाइट का सीन दो सर, मैं ना ऐसा करूँगा ना पूरा, मतलब ऐसा लात लात से मारूँगा विलन को। तो उसने बोला ठीक है। उसने बोला ठीक है, आ जाओ। तो उन्होंने शॉट लिया उसका, वो गया फुल पावर में एकदम गुस्से में जोश में जाके उसने ऐसे लात लात से ऐसे 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 लात लात से उसने पूरा मारा विलन को। और उसके बाद में शॉट देके खुश आया मेरे पास, बोला चलो 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 मेरा शॉट देखेंगे। मैंने बोला ओके लेट्स गो। जाके देखा तो डायरेक्टर ने खाली उसके पैर का शॉट लिया, उसका मुंह लिया ही नहीं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो उसका मुंह लिया ही नहीं। तो वो ये वो वाला सीन है कि एक एक्टर इतनी मेहनत कर रहा है, लात मार रहा है, इतनी उसका मेहनत से फेस ही नहीं लात दिख मार रहा है। रहा है और उसका फेस नहीं दिख रहा है, कैमरा ऐसा ऐसा करेक्ट, ऐसा ऐसा सो करेक्ट। एनीवे, तो पुरानी फ़िल्में मैं बहुत देखती हूँ, क्योंकि पुरानी फ़िल्मों के अंदर ना बहुत ठहराव होता था और वो बिल्कुल, परफ़ॉर्मेंस से सीखने का मौका मिलता है। आजकल के बिल्कुल। मूवीज़ देख के आप उसमें से कुछ एक्टिंग सीख नहीं सकते हैं, कुछ आपको करेक्ट। दिखेगा ही नहीं।
आप कुछ महसूस ही नहीं कर सकते उसमें। तो वो हर करेक्ट। चीज़ जो है ना, बस एक जैसे फैशन में बोलते हैं ना, वो एक पूरा फ़ोटो जो है ऑल ओवर वो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आर्टिस्ट कैसा है, कैसा नहीं, उससे कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा। कोई लेना-देना तो नहीं है। जब ठीक है। तक उससे लेना-देना नहीं होगा, तब तक कनेक्ट नहीं होंगे। तो कुछ करेक्ट है। इमोशंस, कुछ फीलिंग्स, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ खूबसूरती, कुछ ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें मिला के एक एंटरटेनमेंट का वो बनता है। पीस बनता है। और भी मैं कहना चाहूँगी, जैसे अभी देखो बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है, एक फ़िल्म चलती है तो सही। सब बोलते हैं कि ऐसी फ़िल्म बनानी है अब हमको। ऐसी अभी फ़िल्म बनानी है। अभी 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 सलमान खान चल गया, तो सिर्फ़ सलमान खान जैसी फ़िल्में बना रहा है वैसी बनानी है। अगर शाहरुख करेक्ट। खान चल गया, जैसी शाहरुख खान बना रहा है वैसी बनानी है। फिर अभी आयुष्मान खुराना चल गया, आजकल तो हर तीसरे आदमी के मुँह पे है कि भई हमारी फ़िल्म में आप राजकुमार राव ले आओ, आयुष्मान खुराना ले आओ, तो फिर हम फ़िल्म बनाते हैं। क्यों? बिल्कुल। क्या आप एक बात बताओ, क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना जैसे दिखते हैं? या सारे लोग शाहरुख खान और सलमान खान नहीं, जैसे दिखते हैं? या अजय नहीं। देवगन, ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं? सब लोग, हर नहीं। तरह के लोग दिखते हैं, हर तरह की कला में हर तरह के इंसान के पास कला हो सकती है। और आपको नए-नए एक्टर क्रिएट करने चाहिए, मार्केट में नई-नई चीज़ें लानी चाहिए। हर 10 साल में एक बिल्कुल। दौर बदलता है, तो हर 10 साल में नए एक्टर्स आने चाहिए और सबकी अपनी-अपनी जगह होनी चाहिए। नए एक्टरों को पुराने एक्टरों से कॉम्पिटिशन नहीं लगाना चाहिए और पुराने एक्टरों को कंपेयर भी नहीं नए करना एक्टरों के चाहिए। लेवल पे नहीं उतरना चाहिए। क्योंकि जब बिल्कुल। पुराने एक्टर हैं, उन्होंने बहुत कुछ कमा के अपना नाम, इज़्ज़त, अपनी शोहरत सब कुछ उन्होंने कमाया हुआ है। तो जब वो अपने से नीचे लोगों की बराबरी करने लगते हैं, तो वो अपनी स्टारडम खो देते हैं, वो गिर जाती है। बिल्कुल। इसलिए सबको अपनी-अपनी जगह पे रहना चाहिए, किसी को किसी की जगह नहीं जाना चाहिए। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। किसी को किसी से ये सब कंपेयर नहीं बकवास करना है। चाहिए। जी, करेक्ट। ये बिल्कुल बकवास है, इसमें बिल्कुल कॉम्पिटिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग है। आप बताओ, सारे के सारे इंसान अलग हैं। बिल्कुल, करेक्ट। मतलब आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, मैं वो अलग हूँ, अलग हाँ, हैं, वो करेक्ट। अलग हैं, सब अलग-अलग हैं। हर इंसान की अलग-अलग अपनी इंसान है, ख़ासियत है। अलग-अलग जानवर हैं, अलग-अलग परिंदे हैं, पानी है, पेड़ है, दुनिया, हवा, पानी सब कुछ अलग है। तो इसलिए अलग चीज़ों को एप्रिशिएट करना चाहिए। एक फ़िल्म बनी, वो अच्छी चल गई, हर बंदे को वैसी ही फ़िल्म बनानी है, ये नहीं होना चाहिए। होना ये बिल्कुल। चाहिए कि नई-नई चीज़ें लेके आना चाहिए, नई-नई चीज़ें लेके आना चाहिए आपको। तो हर करेक्ट, बार करेक्ट, जैसे हीरा मंडी है अभी। दो इट्स अ करेक्ट, वेरी ओल्ड सब्जेक्ट, ओल्ड टाइप ऑफ करेक्ट। सब्जेक्ट और उन्होंने जिस तरीके से बनाया वो तरीका भी पुराना है, बट इतना खूबसूरत तरीका है कि सारे कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए है उसके पास। कुछ ही इज़ ना अ कुछ करने के लिए इंटेलिजेंट है डायरेक्टर। उसमें। या ही इज़ अ करेक्ट। वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर। उन्होंने जिस तरह से हीरा मंडी को बनाया है, इसमें सबसे ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि अगर आपकी कहानियों में एक्टरों के करने के लिए कुछ अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा, तो कौन एक्टर नहीं करेगा? सब करना चाहेंगे। करेक्ट, और जिनकी भी करेक्ट, फ़िल्में करेक्ट। रिजेक्ट होती हैं, जिनकी भी फ़िल्में नहीं बन पाती हैं, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आपकी फ़िल्में एक्टर के करने के लिए उसे कुछ ल नज़र ही नहीं आता, इसलिए वो नज़र मना नहीं कर आता। देता है, वो नहीं करता मना आपके कर साथ। रहे हैं। आप करेक्ट, करेक्ट। एक्टर के काबिल कोई रोल लिख के ले जाएँ, तो वो एक्सेप्ट करेगा ना, है कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि देखो जितने भी पुराने डायरेक्टर्स हैं मार्केट में हमारे, उन सब डायरेक्टर्स का एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया अचानक से कि वो लोग ना अपने-अपने टाइप की फ़िल्में बनाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यश राज वाले थे, तो वो उनका एक करेक्ट। पंजाबी कल्चर था, एक वो उनका एक अलग फ़ील कलरफुल था। फ़िल्में बनाते थे, हाँ। ऐसे ही संजय लीला भंसाली तो वो गुजराती और मारवाड़ी फ़ील आता है उसमें और फिर बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। दिलीप सरकार हैं तो उनमें बंगाली फ़ील आता है। ऐसे इम्तियाज़ अली है तो उसमें एक अलग नॉर्थ इंडियन फ़ील बिल्कुल, आता है उसमें। सो ये सब अपने-अपने सब्जेक्ट के अंदर ही रह के इनको डिफरेंट-डिफरेंट कहानियाँ बनानी चाहिए, ना कि बिल्कुल। इनको जो है ना नए-नए तरह की फ़िल्में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे प्रियदर्शन हैं। प्रियदर्शन जो है बिल्कुल। हमेशा कॉमेडी फ़िल्में बनाते थे। तो कॉमेडी फ़िल्में उनकी बनाते हैं। हाँ, तो उनकी एक फ़िल्म आई जो उन्होंने वासु बगनानी जी के बेटे को लेके फ़िल्म बनाई थी, क्या नाम है उनका? जैकी बगनानी जी जैकी को बगनानी। जैकी बगनानी को। वो फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी यूथ पे कहानी थी थी। वो फ़िल्म, मतलब जी। यूथ को कैसे अप्रोच करना चाहिए लाइफ़ या को लेके, बट वो उस पे फ़िल्म फ़िल्म थी। बट वो फ़िल्म जो है उसको एप्रिशिएट नहीं किया गया, वो फ़िल्म नहीं फ्लॉप किया हो गया। गई, उस फ़िल्म आई का थिंक कोई रंगरेज़ ट्रैक नहीं नाम था, हुआ। रंगरेज़। क्यों? वो इसलिए वो क्यों ऐसा हुआ क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्रियदर्शन है तो ये सिर्फ़
कॉमेडी ही बनाएँ, हमें कॉमेडी सिर्फ़ ही करें। कॉमेडी ही देखनी है। अगर ये कॉमेडी करेक्ट, के करेक्ट। अलावा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें। जबकि फ़िल्म इतनी अच्छी बनाई उन्होंने, बहुत लेकिन अच्छी वो फ़िल्म फ़िल्म नहीं थी। चली, है ना? वो फ़िल्म चली नहीं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि आप अपने-अपने जैसे अभी अनिल शर्मा ने गदर बनाई है, गदर 2 गदर बनाई 2 है ना? करेक्ट, हाँ, करेक्ट। तो अभी उन्होंने गदर 1 बनाई थी, वो उनका टाइप का सब्जेक्ट था, उन्होंने बनाई, बहुत अच्छी बनाई, चली। उसी टाइप का उन्होंने वापस से दोबारा गदर 2 बनाई, फिर चल गई, फिर चल चल गई। गई। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने-अपने टाइप के सब्जेक्ट के ऊपर फ़िल्में बनाएँगे, तो आपकी फ़िल्में चलेंगी। लेकिन जब आप बदलते चले जाएँगे और फिर उसके बाद में एक ये भी बात है कि न्याय और अन्याय का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी बिल्कुल, इंसान किसी के साथ अन्याय करता है, तो उसको उसकी आह लग जाती है और ये लग कुदरती जाती होता है। है, ये इंसान के बस में नहीं है। तो इस नहीं है। वजह से क्या है ना, जब आप कला के काम में हैं, तो आपको बहुत सच्चा, ईमानदार और सही होना पड़ता है, तभी आपके बिल्कुल, रास्ते सही रहते हैं। क्योंकि ये काम ऐसा है कि भगवान आपके साथ है, खुदा आपके साथ है और वो बिल्कुल, देखता है, आप जितने प्योर और सच्चे रहेंगे, वो इतना आपको ऊपर लेके जाता है। अभी बीच में बिल्कुल। मुझे जो प्रियंका चोपड़ा के बारे में कुछ लोगों ने कुछ-कुछ कहा, मैंने उनसे उनकी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने बोला यार कोई भी इंसान इस लेवल पे हो ही नहीं सकता अगर वो अच्छा और नेक और साफ दिल ना होगा, अगर वो काबिल नहीं होगा, अगर वो प्योर नहीं होगा, इस लेवल पे पहुँच नहीं सकता। तुम सब बिल्कुल, जो भी बातें करते हैं, एक-दूसरे के बारे में बुरा-बुरा जो लोग बोलते हैं, वो सब लोग जो है ना बहके हुए, भटके हुए लोग हैं एक्चुअली में। बिल्कुल। जो भी जो भी कोई कुछ हासिल करता है, कहीं पहुँचता है, कहीं कुछ काबिल बनता है, तो वो उस काबिल होता है, तभी बनता है। तभी इसलिए पहुँचता कोई है। गलत नहीं होता। जी। कोई गलत नहीं होता, सब सही होते हैं। बिल्कुल। आपको ऐसा कोई डायरेक्टर है या एक्टर है जिनके साथ आपको काम करना है आगे? वैसे तो ऐसे मुझे इम्तियाज़ अली के साथ काम करना था और मुझे ओके, संजय लीला बंसाली के साथ काम करना था। तो अभी वहाँ तो मुझे कोई वैल्यू कर नहीं रहा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मेरी बचपन से इच्छा थी जब मुझे जगमुंद्रा जी मिले थे और उन्होंने मुझे पूरी इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उस वक़्त से मेरी दिली इच्छा है कि मैं सुभाष जी के साथ काम करूँ, एक सुभाष दूसरा घई साहब का। सुभाष घई साहब के साथ काम करूँ क्योंकि उनको जो बिल्कुल, उनका जो समझ है इमोशंस और फीलिंग्स की एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर एंड आई वुड लव टू वर्क विद हिम। इनफैक्ट मैंने एक कहानी भी लिखी है अभी जो मैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को लेके वो फ़िल्म बनाना चाहती हूँ और उसमें मैं खुद ओके, हीरोइन बनना चाहती हूँ और उसमें मैं चाहती हूँ कि सुभाष घई उस फ़िल्म को डायरेक्ट करें। इसके ओके। अलावा सुभाष ये तो मेरी एक अलग बात है, ये तो मेरी बचपन की अलग एक ख़्वाहिश है। मगर इसके अलावा जो है मेनली आई लव श्याम बेनेगल साहब। श्याम बेनेगल जी श्याम जो है बेनेगल, जी, उनका भी इंटरव्यू हम ही लोगों इज़ ने लिया है थोड़े दिन पहले। अच्छा, तो वाओ हाँ, दैट्स वंडरफुल। ही इज़ आई लव करेक्ट, हिम मैंने उनकी सारी फ़िल्में देखी हैं एंड द काइंड करेक्ट, ऑफ करेक्ट। मेकर ही इज़ माय गॉड! आई कैन नॉट वेरी एक्सप्लेन क्रिएटिव, एंड वेरी आई वुड आर्टिस्टिक। लव टू वर्क करेक्ट, विद हिम। मुझे तो इतनी डाँट पड़ती है ना वहाँ पे, तो भी मैं ना बार-बार उनको फ़ोन करती हूँ। बार-बार उन्हें मैसेज करती हूँ, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार तो उनके साथ काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई लव शाम बेनेगल। अभी रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी और मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलके। मुझे अभी मेरे ख़्याल से मैं तो कोशिश ही कर सकती हूँ कि हाँ भाई, मुझे काम मिले। लेकिन काम दे लेट्स दीजिए। सी हाँ, अभी बिल्कुल, तक हो रहा क्या है ना, मैं अभी इतने साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ और मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने अपनी शोरील के हिसाब से 2-3 फ़िल्में की भी हैं, मगर मुझे ना लोग पसंद करते हैं, मुझे मिलते हैं और मेरे साथ एसोसिएट भी होना चाहते हैं और मेरा फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। लेकिन फ़ायदा इन द सेंस टैलेंट वाइज़ नॉट अदरवाइज़। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल। नॉट इन ऐसा रॉन्ग वे। कोई नहीं, यस, यस, ऐसा यस। कोई मेरे साथ ऐसे कोई गलत बात नहीं करता, ना मुझे कोई गलत नज़र से देखता है। मगर ये है बिल्कुल। कि वो एसोसिएट तो होना चाहते हैं बट वो मुझे ये इंडस्ट्री मुझे एज़ एन एक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हम प्रे मैंने करेंगे आपको जल्दी मैंने एज़ अ एक्टर एक्सेप्ट मैंने करें लोग। मैंने हाँ, क्लासिकल कथक सीखा, मैंने बेसिक करेक्ट। भरतनाट्यम सीखा, मैंने बॉलीवुड कॉन्टेम्परेरी सीखा, फिर उसके बाद में मैंने सालसा, फिर उसके बाद में मैंने ये जो देहाती डांस होते हैं, फ़ोक डांस होते हैं, वो सब सीखे। मेरी डांस कोरियोग्राफ़र हबीबा मैम हैं, जिन्होंने कोरियोग्राफ़ी की थी करीना कपूर की फर्स्ट मूवी थी रेफ्यूजी।
उसमें कुछ सॉन्ग्स की रेफ्यूजी, कोरियोग्राफी उन्होंने की थी या करेक्ट, तो वो हबीबा मैम से मैंने डांस सीखा है और उन्होंने मुझे सारे फॉर्म्स सिखाए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और मैं कम से बिल्कुल, कम भी 12-13 सालों से जो है डांस सीखती हूँ और उसके बाद में मैंने एक्टिंग का कोर्स किया अनुपम खेर जी के एक्टर प्रिपेयर से, फिर मैंने थिएटर करेक्ट, प्लेस किए, फिर मैंने अलग-अलग टीचर्स रख के मैं हमेशा प्रैक्टिस में रही हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस को मैं और एनहांस कर सकूँ। मुझसे नहीं करेक्ट, होगा करेक्ट, तो भी और बेहतर करने की कोशिश करती रहती हूँ मैं सीखती करेक्ट, रहती हूँ हमेशा। मगर जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ऐसे तो जो मेरे आस-पास के लोग हैं वो तो सब मुझे हीरोइन बुलाते हैं वो अलग बात है। लेकिन मेन चीज़ जो है ना, आप हीरोइन वो हैं जो मेन मैम? इंडस्ट्री है जो मेन इंडस्ट्री है वो मुझे एज़ एन करेक्ट, एक्टर एक्सेप्ट कर नहीं रहे अभी तक। एक्सेप्ट, कोई मेरे बारे में एक इंसान मेरे बारे में मेरा नाम नहीं लेता, मेरी बात नहीं करता, कोई मुझे अपना समझता ही नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस पूरी इंडस्ट्री में मैंने जो यहाँ रहकर देखा है यहाँ के लोगों के साथ, अभी मेरी फ्रेंडशिप तो सबके साथ है ही, तो इस वज़ह से मैं बिल्कुल, सबको जानती हूँ इंडस्ट्री में। तो इन लोगों के साथ रह के मैंने ये सीखा है ना कि इस दुनिया के सबसे अच्छे लोग मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में मिले। बॉलीवुड जितने में भी है, बॉलीवुड में मिले, सबसे अच्छे लोग, बिल्कुल, जिनको ना बिल्कुल, फालतू बातों से कोई लेना-देना नहीं है, लेना-देना जिनको ना नहीं है, उसी चीज़ से मतलब है, जो चीज़ होनी चाहिए, जिसकी होनी ज़रूरत है। चाहिए, या टू द तो पॉइंट, इस वजह से ना बॉलीवुड को जो भी लोग बदनाम करते हैं, उसके बारे में गलत बात करते हैं, वो सब वो लोग हैं जो नहीं कर पाते कुछ, नहीं हो पाता कुछ या फिर उनकी बिल्कुल, तकदीर में नहीं होता है तो नहीं लिखा होता, हाँ, या फिर उनसे देखो एक बिहेव सबसे पहले तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अच्छा बिहेव करना आना चाहिए। जब तक आप अच्छा बिल्कुल, बिहेव नहीं करेंगे किसी के साथ में, आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अगर आप मुझे गालियाँ देंगे, मेरे साथ बदतमीज़ी करेंगे और फिर बोलेंगे कि मैं आपके साथ काम करूँ, तो नहीं हो पाता है। अभी नहीं दूसरी होता, फ़ील्ड के लोग जब फ़िल्में बनाने आते हैं, तो उनको क्या लगता है कि हम पैसा लगा रहे हैं, तो हम बॉस हैं। कला की दुनिया में कोई बॉस नहीं है बॉस, बॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल, हर इंसान इंडिविजुअली राजा है। तो इस वज़ह से करेक्ट, सब एक बराबर हैं, कोई किसी से ना कम है, ना किसी से कोई ज़्यादा है। तो ज़्यादा इज़्ज़त वो बोलते हैं ना गिव एंड टेक रिस्पेक्ट गिव गिव रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट गेट टेक रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट सो करेक्ट, वो करेक्ट, है चीज़। जी। करेक्ट। मैम, हाउ डू यू सी रोल ऑफ वुमेन इवॉल्विंग इन सिनेमा? सी पहले जो है वो जो स्पेशली जो पुरानी फ़िल्में हैं सब, उसमें तो औरतों को बहुत इज़्ज़त और बहुत रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छे करेक्ट, रोल दिए करेक्ट, गए हैं उसके अंदर। करेक्ट, बहुत अच्छे-अच्छे काम किए, बड़ी-बड़ी हीरोइनों ने, जो ऐसी फ़िल्में हैं ना मैं आपको बताऊँ कि आप उनको आज भी कई बार देख लें, 100 बार देख लें, आप हर बार वापस एंगेज हो जाएँगे देखते-देखते। क्योंकि बिल्कुल, औरतों को वैल्यू दी गई फ़िल्मों के अंदर। मगर आज की बिल्कुल, डेट में आप देखेंगे ना तो सिर्फ़ 3 ही टाइप के रोल के लिए औरत चाहिए फ़िल्म के अंदर। या तो बेड सीन हो, या तो कोई आपका रोमांटिक सीन हो, या तो कोई कमज़ोर लड़की रो रही है बस उसका सीन हो, या तो कोई समझो कहीं लड़की को आपको नंगा करके दिखाना है तो वैसी जगह पे ले बिल्कुल, लिया जाए वैसे से। मतलब लड़की को आपके इंसान ही नहीं समझ रहे हो, उसको एक चीज़ समझ रहे हो आप। वो उसको करेक्ट। एक चीज़ समझ रहे हो, इस्तेमाल करने की चीज़ समझ रहे हो उसको फ़िल्म के अंदर आप। ये ग्लैमर पार्ट के लड़की लिए सिर्फ़ या जो है सिर्फ़ लड़कियाँ इस हैं चीज़ ऐसे के ही, लिए हाँ, लड़की बनी है इस दुनिया में। बिल्कुल। मैं पता है पूरी मैं यहाँ पे 2003 में आई इस इंडस्ट्री में और इतने सालों में मैं ओह! इतनी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपना ऑडिशंस, मीटिंग्स और ये करती रही, काम के लिए कोशिश करती रही कि मुझे मेरी तकदीर में होगा तो मुझे मिलेगा, राइट? मिलेगा, मगर जब मैं अमेरिका गई और मैंने थोड़ा-सा दूर हट के देखा, है ना? ऊपर से अपने आप को थोड़ा ज़ूम आउट करके मैंने देखा चीज़ों को, तो मुझे समझ में आया कि मतलब आप किसी भी लेवल पे पहुँच जाओ, आप कुछ भी कर लो, आप कहीं से भी आए हो, आप कोई भी हो। लेकिन अगर आप औरत हो, आप अगर मैं बोलती हूँ प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, तो भी लोग यही देख रहे हैं कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये कितनी खूबसूरत सेक्सी है। लग रही है, कितना इसके अंदर अपील कितनी है, ये किस-किस के पास क्या-क्या करके कहाँ पहुँची है। आपको ये मतलब मैं पब्लिक से ये सवाल करती हूँ कि आपको क्या ये नहीं समझ में आता कि ये एक मुँह है, ये एक बॉडी है ना? इधर बॉडी एक है, दिमाग है, इधर एक दिल है, बिल्कुल, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप ऐसा टीवी फ्रिज समझ रहे हैं क्या लड़की को? सो बिल्कुल, जिस तरह से जो फ़िल्में बन रही हैं, उसके अंदर औरतों के लिए परफ़ॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल होने चाहिए। देखो अभी होने जैसे चाहिए।
है ना? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब मीनिंगफुल रोल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मीनिंगफुल सिर्फ रोल। लड़की है तो सिर्फ एक ग्लैमर पार्ट ही उसके साथ है बस जुड़ा हुआ, उसके करेक्ट, अलावा और कुछ करेक्ट, नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना कि अरे तुम एक्ट्रेस हो तो तुम्हें बेड सीन करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे बेड सीन करने करेक्ट, में प्रॉब्लम है। एज़ एन एक्टर अगर आप मुझे बोलेंगे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी करना नहीं है। मुझे वो करना है जिसकी इस समाज को ज़रूरत है, जिससे ये समाज एजुकेट हो सके, एन्जॉय कर सके, पॉज़िटिव हो सके, उसके दिमाग में करेक्ट, जो इतनी मतलब फालतू बातें हैं वो निकल के अच्छी बातें उसके अंदर ऐड हो सकें, यू नो? करेक्ट, करेक्ट, तो जो करेक्ट। आगे जो फ़िल्में बन रही हैं उनमें मैं ये कहना चाहूँगी कि औरत को भी इंसान की नज़र से देखा जाए, औरत को सिर्फ़ औरत की नज़र से ना देखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। अगर आप एक्ट्रेस नहीं होते या मॉडल नहीं होते तो क्या होते? मतलब और कौन-सी फ़ील्ड में आपको इंटरेस्ट था? अभी जैसे मैं अभी समझो 2-3 साल से मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। तो पहले क्या मैंने अपने आप को बिज़ी रखा हुआ था प्रिंट शूट वग़ैरह में। तो अभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ, तो अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, तो पता नहीं मैं मर ही जाऊँगी। मैं ओके, ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगी। तो मैंने कभी कुछ बनने का सोचा ही नहीं। सोचा पहले ही नहीं। शुरू-शुरू में मुझे ऐसा लगता था मेरे अब्बा जी को देख के कि मैं भी आर्मी में जाऊँगी। लेकिन बाद में जब बिल्कुल, मुझे लगा कि मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं है मेरे लिए। जब मैं इस फ़ील्ड में आ गई और इस तरफ मैं आगे बढ़ गई, तो मुझे समझ में आया कि मैं कला से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि अगर मैं कलाकार नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होती। कुछ अगर भी मुझे नहीं होती। अब आज भी अगर मुझे काम नहीं मिलेगा ना, अच्छी फ़िल्में नहीं मिलेगी मुझे, तो मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं लेटी रहूँगी, सोती रहूँगी और मैं इसी तरह सिर्फ़ अपना वक़्त काट दूँगी, लेकिन मैं और कुछ नहीं करूँगी। मैं अगर एक्टर नहीं ओके, होती तो कुछ नहीं होती, कुछ ओके, भी नहीं होती। ओके, ओके, ओके। बीइंग अ कश्मीरी एक मूवी आई थी द कश्मीरी फाइल्स, ठीक है? ऑन द जी। plight ऑफ कश्मीरी पंडित्स। सो बीइंग अ कश्मीरी मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट इट मैम? देखो, मैं ये समझती हूँ कि हर दौर में अलग-अलग लोग हुए हैं, हर इंसान अलग होता है, आपका दिमाग बिल्कुल, अलग है, मेरा दिमाग अलग है, मेरा उस भी। दौर के लोगों के भी दिमाग अलग थे, उस दौर के लोग जैसे आज के दौर में हम और आप एक जैसे हैं ना, वैसे उस दौर में भी लोग एक जैसे थे, यू नो? एक जैसे थे। तो हाँ, एक जैसे थे। तो पहले जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके अगर आप देखने जाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें सही हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, इसी तरह दुनिया गलत विकसित हुई है। होती रही है ना? बिल्कुल, तो इस वजह से क्या है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक बात बोली, उन्होंने एक बात अपनी अपनी तरफ से कह दी और बाकी सब कुछ ठीक था। चलो उनके साथ ये हादसा हुआ, उनका एक पर्सनल मैटर था जिसलिए उनके इमोशन जुड़े हुए थे उस फ़िल्म के साथ में। तो ये उन्होंने ये फ़िल्म बना के अपनी बात आगे सामने रख दी। लेकिन उन्होंने जो फ़िल्म के अंदर एक चीज़ कही जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्होंने दिखाया कि वो सारे के सारे मुसलमान गलत हैं। और गलत है। आप एक बात याद रखो कि इस दुनिया में सारे के सारे कोई भी गलत नहीं हो सकते, कोई भी किसी भी गलत नहीं फ़ील्ड हो सकता। में, है ना? हर तो कौम में कुछ ना कुछ होगा। हाँ, हर अगर हर हम कौम में जैसे कुछ फ़िल्म लोग इंडस्ट्री ऐसे को होंगे। लोग हाँ, बोलते हैं, जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री की लोग बात करते हैं तो बोलते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में इतना गलत होता है, फ़िल्म इंडस्ट्री इतनी गलत है, ये है, वो है। सारे लोग ऐसे नहीं होते बॉस, यहाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, बहुत बिल्कुल, कमाल के लोग हैं, बहुत मतलब ऐसे-ऐसे लोग हैं मैं आपको बताऊँ कि जिनसे आप 1-10 मिनट के लिए मिलेंगे ना, आप पूरी ज़िंदगी सीख जाएँगे। इतने ठीक है। एक्सपीरियंस्ड, इतने अक्लमंद लोग हैं यहाँ पे, इतने अच्छे लोग हैं करेक्ट, और यहाँ ये करेक्ट, पता है उनको इतनी गालियाँ पड़ने के बाद, इतना उनके साथ गलत होने के बाद, फिर भी वो जो उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, उनके बारे में सोचते हैं वो लोग। बिल्कुल, तो इस अच्छाई बिल्कुल। का हाँ, इससे दुनिया में बड़ा अच्छे लोग बहुत हैं। हाँ, करेक्ट, इससे अच्छाई का इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि हमारी सबूत फ़िल्म होगा। इंडस्ट्री के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो बिल्कुल, मेरी इंडस्ट्री के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये आम दुनिया बिल्कुल, से लाख गुना बेहतर लोग हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री बेहतर है। कमाल की इंडस्ट्री है और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे लोगों के बीच में हूँ और ऐसे लोगों के बिल्कुल, बीच में रह के मैं काम करती हूँ। मैं अपने टीम के हर एक सेक्शन के लोगों को मैं बहुत प्यार करती हूँ। चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हों, हेयर ड्रेसर हों, लाइट्समैन हों, स्पॉट बॉय हों, चाहे वो मेरे को एक्टर हों, राइटर्स हों या फिर सिंगर्स हों, मतलब जो भी हैं मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ एंड बिल्कुल। आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड टू द इंडस्ट्री। सिनेमा। जी, ओके, बिल्कुल। ओके। वन लास्ट क्वेश्चन, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग फ़िल्म्स के बारे में बताइए कुछ?
um, अपकमिंग फिल्म्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एक्चुअली में मेरी कुछ फिल्में हैं जो बन के पड़ी हुई हैं जो रिलीज ओके, नहीं हो रही है अभी, लेकिन यूं ही उन लोगों के पास ऐसा, उनको जब मेरी तकदीर में होगा या उनकी तकदीर में भी होगा, तो ये फिल्में ज़रूर रिलीज होंगी। कुछ फिल्में बन के पड़ी हुई हैं, बाकी अदरवाइज मैंने अभी राइटिंग शुरू की है, तो मैंने 2-3 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्क्रिप्ट जो है मैं सुभाष घई साहब के साथ करना चाहती हूँ। तो करेक्ट। ऐसे ही मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी हैं, और अभी एक और स्क्रिप्ट लिख रही हूँ जिसमें मैंने 45 सीन्स भी लिख दिए हैं, एंड इट्स ए वेरी बिग सब्जेक्ट। और ये कहानी जो है मैं किसी मतलब किसी अच्छे प्रोडक्शन के साथ, अच्छे बड़े डायरेक्टर के साथ मैं करना चाहूँगी इन कहानियों को, बिकॉज ये कहानियाँ मैंने जो है वो थोड़ी इमोशंस, फीलिंग्स और इन सब के साथ मिक्सचर के साथ में डेवलप की हैं। एक्चुअली में मैं तो मुझे तो मूवीज़ ही करनी है, और मैं बचपन से सिर्फ मूवीज़ ही करनी है। अगर मुझे अच्छी मूवीज़ मिलेंगी तो मैं करूँगी, अगर नहीं मिलेंगी तो मैं कोशिश करती रहूँगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगी, ये बात तय है। बिल्कुल। और और उसके बाद में जैसे जैसे देखिए आप, अभी वो शिकारा फ़िल्म आई थी एक, विधु विनोद चोपड़ा की, है ना? तो उनकी फ़िल्म के लिए, उनके वहाँ पे उनके प्रोडक्शन में मैं बचपन से ऑडिशंस दे रही हूँ, लेकिन मुझे कोई रिकॉग्नाइज़ तक नहीं किया किसी ने कि भई ये यहाँ ऑडिशंस देने आती है हमारे यहाँ पे। आती है, इनफैक्ट मैं करेक्ट। आमिर खान साहब से भी मिली थी, और उसके बाद में जो है मेरी कोशिश यही थी कि मैं उनके साथ काम करूँ, बिकॉज़ दे मेक गुड मूवीज़, यू नो। सो इसलिए मैं कोशिश किया, और इसी तरह मैं सब जगह पे कोशिश ही करती रहती हूँ काम करने के लिए। लेकिन मुझे जो है ना कोई वैल्यू नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, और एज़ एन एक्टर मुझे, बिकॉज़ मैं आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बिकॉज़ मैं एक गरीब परिवार से हूँ, और मेरी फैमिली जो है वो बहुत हम लोग गाँव के हैं, और खेती-बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसान की फैमिली है हमारी, जैसे देखा है किसानों की फैमिली से हूँ मैं। तो उ उसी हिसाब से जो है ना आई एम लिटिल डिफरेंट, शायद लोगों को मैं समझ नहीं आ पाती हूँ, या कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से मैं ये साबित नहीं कर सकती कि मैं भी एक्टर हूँ और मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे फ़िल्मों में काम करना है, बिल्कुल, और मुझे भी अच्छा काम मिले, यू नो, इसके लिए। तो मैं कहीं न कहीं अपने आप को खुद प्रूव नहीं कर पाई हूँ, जिसकी वज़ह से जो है मुझे उतना मतलब उस तरह से नहीं लिया जाता है, और मुझे अच्छा काम करना है। दो मुझे मतलब अगर हमारी इंडस्ट्री से हट के हम बाहर निकलते हैं, तो सब जगह मुझे पूरी तरह से एक बड़े स्टार की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। मगर इंडस्ट्री में जो है मेरे पास फ़िल्में नहीं है, और अगर मान लो मेरे पास फ़िल्म नहीं है, एक एक्टर के पास फ़िल्म नहीं है, तो उसे स्टार बनने का कोई शौक नहीं होता है। शौक नहीं होता है, करेक्ट। स्टार वो ही होता है जिसे लोग स्टार बनाते हैं, और लोग स्टार बनाते समझते हैं, हैं। जो जो खुद को ही स्टार समझते हैं वो स्टार नहीं होते हैं। स्टार वो होते हैं जिन्हें लोग स्टार समझते हैं, और लोग वो, स्टार बनाते हैं, या स्टार ऐसी चीज़ होती है जो कुछ करे ना करे लोग उसे प्यार करते ही हैं। तो मुझे तो प्यार लोग करते पूरी हैं। दुनिया में प्यार करते हैं, वो अलग बात है। मगर जब तक मेरे पास एक अच्छी फ़िल्म नहीं होगी, आई एम नॉट सैटिस्फाइड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कोई तकलीफ़ नहीं दी है, कोई कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ में। बट ये प्रॉब्लम इतनी सी है कि मुझे अच्छी फ़िल्में नहीं मिल रही हैं, मुझे अच्छा काम नहीं ओके, मिल रहा है, मुझे मेरी लड़ाई जो है वो अच्छी फ़िल्मों के लिए है। तो मुझे, अच्छी फ़िल्म है। हाँ, मुझे अच्छी फ़िल्म चाहिए, अच्छी फ़िल्में करनी है मुझे। मैं यू नो, यूँ-यूँ मेरा वक़्त गुज़र रहा है, वैसे-वैसे मेरा दिमाग बदल रहा है, और मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा सीरियस होती जा रही हूँ। मगर अम, मुझे लगता है कि उम्र के साथ-साथ एक अलग तरह का ठहराव भी इंसान के अंदर आता है। सो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं लाइफ़ टाइम सिर्फ़ एक्टिंग करना चाहूँगी, और मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है, कला से बहुत प्यार है, और मैं इसी ओके, फ़ील्ड में रहना चाहती हूँ। इसलिए मैंने विधु विनोद चोपड़ा और मैंने आमिर खान का नाम लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोशिश किया है काम करने के लिए, कोशिश की है लेकिन आपने, हाँ। हाँ, लेकिन मैं अपने कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी, मेरा मकसद अधूरा रहा। तो इसलिए मैं जो है फिर से कोशिश कर रही हूँ, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जो हमारी इंडस्ट्री के जो पुराने डायरेक्टर्स हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके अंदर वो जो ठहराव, वो जो फीलिंग्स, जो एहसास और महसूस को रिप्रेज़ेंट करने का उनका जो तरीका था, जो बिल्कुल, एक्टिंग को समझते हैं वो डायरेक्टर, उनके साथ काम करना चाहती हूँ, जो
खाली प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, मतलब एकदम हाई फंडा मतलब हाई फंडा अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ऐसे डायरेक्टरों के साथ में मुझे काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसे बिल्कुल, डायरेक्टरों के साथ काम करना चाहती हूँ जो अपनी ज़मीन से जुड़े हों और जो मेरे डाउन टू अर्थ होने को कमज़ोरी ना समझे। बिल्कुल। करेक्ट, करेक्ट। सो इसलिए जो है, अभी मैं शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों के साथ फ़िल्म करने वाली हूँ। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट टू हियर दैट। एंड आपका कश्मीर से जितने एक्टर्स आते हैं, कश्मीरी एक्टर्स पे आपका क्या व्यू है? देखो कश्मीरी एक्टर्स अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, रात दिन मतलब परेशान हैं काम को लेके कि हमें अच्छा काम काम को मिले लेके? ताकि हम मेहनत करें और करके कुछ दिखाएँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं, ठीक है? तो उनको काम ना देके लोग जाके गाँव खेड़े से एकदम ऐसे लोगों को उठा के लाते हैं जिनको काम करना ना आता है, ना काम की समझ है, ना पता है, समझ खाली बस नहीं है, वो हाँ, बिल्कुल। हाँ, बस वो खाली बस ये है कि वो अनजान है चीज़ों से, इस वजह से उनको जो है ये अपने तरीके से काम करवा सकते हैं, इसलिए ये काम कहीं से भी करवाते हैं। किसी को भी उठा के लेके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी पूरी-पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपने परिवार से दूर हैं, अकेले कैसे-कैसे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। क और कश्मीर हो या इंडिया हो या पाकिस्तान हो या लंदन हो या यूएस हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, हर जगह रहते इंसान ही हैं। किसी से नफ़रत इंसान ही करना, हैं। किसी को करेक्ट, अच्छा, करेक्ट। किसी को बुरा, ये सब गलत बात है। दिस इज़ ऑल गलत रॉन्ग। बात है, गलत बात है। हाँ, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, यही सही बात है। और आप ओके, गलत को सही और सही को गलत कहेंगे तो ये गलत बात है। तो ये नहीं ओके, चलेगा। जी, जी। ओके। थैंक यू वेरी मच आपने हमारे चैनल को जो है टाइम दिया एंड विल प्रे फॉर योर सक्सेस कि आप बहुत फ़िल्में करें एंड दोबारा मुलाकात हो इंटरव्यू पे। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू यस, सो मच। थैंक यू। नाइस टू टॉक। बाय। बाय बाय।